नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था को। तो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से काफी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को ठीक प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्षों को विस्तार से समझने के पश्चात अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझना चाहेंगे। तो एक सुचारित, सुसंगठित और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में की थी और कुछ बदलावों के साथ वो जो है आगे तक जो है विस्तारित होता चला गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राजत्व का सिद्धांत था, जो किंगशिप थी, राजत्व, वो जो है प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था और जिसमें कि राजा, जिसकी उपाधि मराठा साम्राज्य में छत्रपति थी, तो मराठा साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति कहा जाता था। तो छत्रपति इस व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर होता था। ठीक है, तो शिवाजी का राजत्व, किंगशिप, प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें शीर्ष पर राजा होता था, जिसे मराठा साम्राज्य में क्या कहा जाता था? छत्रपति कहा जाता था। देखिए, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जो सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग में आता है, वो है उनका अष्टप्रधान। तो 8 मंत्रियों के एक समूह को हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक अनुपम देन है। तो समझते हैं अष्टप्रधान को। ठीक है, तो छत्रपति को परामर्श देने हेतु अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का समूह था और ये आज की जैसे कैबिनेट होती है जिसमें कि अलग अलग विभाग अलग अलग व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अष्टप्रधान में अलग अलग विभागों को नियंत्रित करने वाले जो है पद थे। तो लगभग जो है इसको हम आधुनिक व्यवस्था की तरह जो है समझ सकते हैं। हालांकि इसमें सर्वोच्च अधिकार हमेशा राजा का रहा है, उस तरह की स्वायत्तता नहीं थी, लेकिन फिर भी विभाग की तरह मंत्रियों के पद जो है बनाए गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा। ठीक है, तो अष्टप्रधान का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था और ये किसके प्रति जवाबदेह होता था? तो वो छत्रपति के प्रति जवाबदेह होता था। यहां पर यह जान लीजिए कि अष्टप्रधान की जो नियुक्ति थी वो भी छत्रपति के हाथ में थी। अष्टप्रधान के मंत्रियों को हटाने की अधिकारिता भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी, यानी छत्रपति के पास थी। और ये जो अष्टप्रधान था, ठीक है, इसका पद छत्रपति शिवाजी महाराज तक अनुवांशिक नहीं हुआ था। हालांकि साहू के समय यह अनुवांशिक हो गया, यह पैतृक हो गया पेशवा का पद, और फिर तो पेशवा सर्वे सर्वा ही हो गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज तक ये जो है पद वंशानुगत नहीं था, यानी किसी खास परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही पेशवा बनेगा, ऐसा नहीं था। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय, ये 8 मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। इन्हें पद से कौन हटाने की अधिकारिता रखता था? तो छत्रपति रखते थे। और इन मंत्रियों का पद छत्रपति शिवाजी महाराज तक अनुवांशिक नहीं था। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पद था पेशवा, इन्हें मुख्य प्रधान भी कहा गया। पेशवा का मतलब होता है अग्रणीय, जो सबसे आगे हो। तो पेशवा छत्रपति के बाद जो सर्वोच्च पद था मराठा साम्राज्य में, उसे हम पेशवा के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य प्रधान के भी नाम से संबोधित इन्हें किया जाता था, पेशवा या मुख्य प्रधान, और पेशवा का अर्थ अग्रणीय। ठीक है, अब इन्हें अगर
हमें उस समय के अन्य राज्यों से समझना हो या वर्तमान के हिसाब से भी समझना हो, तो हम कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री था। तो ये मराठा साम्राज्य के पेशवा क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या काम था? तो संपूर्ण राज्य के प्रशासन का, संचालन का जो जिम्मा था वो इन्हीं का था, पेशवा के का ही था। और छत्रपति के किसी भी दस्तावेज पर, किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर के बाद अनिवार्य रूप से पेशवा की मुहर और उसका हस्ताक्षर होता था। यह इतना महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। ठीक है, यहां लिखा है सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों पर छत्रपति के बाद इनकी मुहर तथा हस्ताक्षर अनिवार्य था। तो यह पहला पद हो गया पेशवा का। ठीक है, बाद में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और पेशवा ही मराठा साम्राज्य के वास्तविक नेता हो गए और छत्रपति नाम मात्र के जो है मराठा संघ के नेता रहे और उन्हें कहा गया कि अब वो महलों के महापौर हो गए। संगोला की संधि 1750। ठीक है, इसके बाद दूसरा पद था अमात्य का। इन्हें पंत या मजमूदार इन नाम से भी बुलाया जाता था। तो कितने नाम हो गए? अमात्य, पंत, मजमूदार। तो आज के टर्म में हम समझे तो ये वित्त मंत्री थे, फिनांस मिनिस्टर थे। क्या काम था इनके पास? तो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना। तो राज्य की आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, इन सब पर जिसका नियंत्रण था उस पद का नाम था अमात्य, पंत या मजमूदार। तो ये वित्त मंत्री थे आज के हिसाब से। तो महत्वपूर्ण। अगला मंत्री, वाक्यानवीस इन्हें कहते थे। ठीक है, ये कौन थे? तो ये आज के गृह मंत्री की तरह थे। तो ये जासूस विभाग के अध्यक्ष थे। तो इंटरनल सिक्योरिटी इनके हाथ में थी। इसके अलावा दरबार में जो भी कार्रवाई होती थी उसके लेखन की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। ठीक है, तो राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना यह भी इनका ही दायित्व था। इन्हें हम जानते हैं मंत्री या वाक्यानवीस के नाम से। अगला सचिव, इन्हें और दो नामों से जाना गया, सुरुनवीस या चिटनिस। ठीक है, इनका क्या काम था? तो राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करना तथा राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी है। तो एक सचिवालय था, उस सचिवालय का ये प्रभारी अधिकारी थे। क्या नाम था पद का? तो सचिव या सुरुनवीस या चिटनिस। तो चार लोगों को हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक है दबीर, जिन्हें सुमंत भी कहा गया। ये राज्य का विदेश मंत्री था। ठीक है, तो विदेश संबंधित अन्य राज्यों से रिलेटेड अधिकारिता इसके पास थी। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर इसके पास था। अगला सेनापति, जिसे सर ए नौबत या सरे नौबत कहा गया। ठीक है, सेनापति। तो ये क्या है? तो ये सेना का प्रधान है। सेना की भर्ती, सेना का संगठन और सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका कार्य था। इसे कहा गया सर ए नौबत। अगला अधिकारी है पंडित राव, जिसे सदर मुहतसिब भी कहा गया। पंडित राव कौन है? तो पंडित राव धार्मिक मामलों में राजा का सर्वोच्च सलाहकार है। तो पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का सर्वोच्च सलाहकार है और धार्मिक कार्यों के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसके दायित्व का यह निर्वहन करता है। तो धार्मिक कार्यों के लिए कितना अनुदान देना है, इन सब का निर्णय जो है पंडित राव करता है। अगला पद कौन सा है? तो अगला पद है न्यायाधीश का। तो राजा मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी छत्रपति सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश वो हैं। लेकिन छत्रपति के बाद जो सेंटर में सबसे बड़ा है जो है न्याय विभाग में, उसका नाम है न्यायाधीश। तो राजा के बाद ये मुख्य न्यायाधीश था। तो ये हमने 8 पदों की बात की, अष्ट प्रधान की बात हमने की। अब इस अष्ट प्रधान में केवल 2 पद ऐसे थे जो असैनिक पद थे। कौन कौन से? तो पंडित राव और न्यायाधीश, इनके पास केवल असैनिक कार्य ही थे। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो सेनापति तो निश्चित रूप से दबीर हो, चाहे फिर वो जो है पेशवा हो, ठीक है, ये सारे लोगों को जो है सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी। तो इन 2 लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग युद्धों में भी भाग लेते थे। तो केवल सेंटर में बैठ करके जो है प्रशासन
को देखना ही इनका कार्य नहीं था, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ये युद्ध में भी भाग लेते थे। लेकिन दो लोग नहीं लेते थे, एक पंडित राव नहीं लेते थे और एक न्यायाधीश नहीं लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान की बात हमने की। अब प्रांतीय प्रशासन की हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसे स्वराज कहा गया, ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र था उसे स्वराज कहा जाता था। उसके लिए जो है जो शब्द प्रयोग होता था वो स्वराज था, यानी कि जो है अपना राज्य, हमारा राज्य, बाहरी आक्रमणकारियों का राज्य नहीं। ठीक है, तो स्वराज। और दूसरा जो क्षेत्र था मुद्दतई या मुल्क ए कदीम जिसे कहा गया, ठीक है, ये मुल्क ए कदीम जहां से चौथ और सरदेशमुख की वसूली होती थी। अभी हम उस पे आएंगे। ठीक है, तो स्वराज प्रत्यक्ष शिवाजी के नियंत्रण का प्रांत था, इनका पूरा क्षेत्र था वो। अब मुद्दतई के अंतर्गत प्रांतों से चौथ व सरदेशमुखी वसूला जाता था। यहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण छत्रपति का नहीं होता था। ठीक है, अब यह बताया जाता है कि शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था उसमें 4 प्रांत थे। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत में एक सर सूबेदार यानी मुख्य देशाधिकारी, तो सर सूबेदार, मुख्य देशाधिकारी या सर कारकून के अधीन ये होता था। तो प्रत्येक प्रांत का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो क्या था? सर सूबेदार या मुख्य देशाधिकारी से कहते थे, या सर कारकून के अधीन होता था। तो वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो एक बार जो है आपको आइडिया भी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य विस्तार का भी। हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया तो उस तरह का एग्जैक्ट मैप नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आप उसको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन आगे जब हम मराठों की बात करेंगे तब तो स्पष्ट बहुत सारे मैप हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का के साम्राज्य का मैप उतना क्लियर नहीं है कि मतलब सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए हम यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तरी प्रांत ये कहां से कहां तक था? तो सूरत व सलहेर के दुर्ग से पूना तक ये था। सलहेर के युद्ध में ही 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराया था। दक्षिण पश्चिम प्रांत ये कहां से था? तो ये दक्षिणी कोंकण प्रदेश था। ठीक है, जंजीरा के सिद्धियों का भी राज्य यही था। छत्रपति शिवाजी महाराज उसे जो है स्वराज में न ला सके। दक्षिण पूर्वी प्रांत तो ये सतारा जो कि मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी, सांगली और कोल्हापुर। तो ये कोल्हापुर भी जहां पर ताराबाई का गुट जो है प्रभावी हुआ, तो वो मराठा साम्राज्य हमने देखा ना 2 भागों में बट गया, एक की राजधानी सतारा और एक की राजधानी जो है कोल्हापुर। और अगला दक्षिण प्रांत तो जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक है, दक्षिण प्रांत जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र, ये पांडिचेरी के पास की बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, तो अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था और सरजामी भू व्यवस्था भी मराठा साम्राज्य में थी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जागीरदारी की व्यवस्था को जो है कम से कम रखने का प्रयास किया, लेकिन उसको पूरी तरह से वो तोड़ नहीं पाए। लेकिन अधिकारियों को नगद वेतन देने की परंपरा को उन्होंने बनाया। ठीक है, अब ग्राम प्रशासन की बात करें तो देखिए ग्राम बिल्कुल स्वायत्त थे और जो ग्राम का प्रमुख अधिकारी था उसे पटेल कहते थे। ठीक है, क्या कार्य था इसका? तो भू राजस्व, न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्य देखता था। तो न्यायिक शक्तियां भी इसके पास होती थी। ठीक है, पटेल के अधीन एक अधिकारी होता था कुलकर्णी। इसका क्या काम था? तो ये गांव की भूमि का लेखा रखता था। ठीक है, तो भूमि का ये रिकॉर्ड रखने का काम करता था कुलकर्णी। और ये किसके नीचे होता था? तो ये पटेल के नीचे होता था। तो ग्राम प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो वो जो है पटेल होता था, उसके नीचे कुलकर्णी होते थे। इसके अलावा गांव में 12 बलूते या 12 बलूटे नामक वंशानुगत कारीगर होते थे और इनका क्या काम था? तो गांव की विभिन्न आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते थे। ठीक है, तो जूता, चप्पल, कृषि के औजार, इस तरह की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा निरासदार नामक जमींदार का भूमि पर वंशानुगत अधिकार माना जाता था। ठीक है, तो ये ग्राम प्रशासन की बात हुई।
अब सेना की बात करते हैं, ठीक है। सेना से काफी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की सेना में तोपखाना भी था, बहुत बड़े लेवल पे नहीं था लेकिन तोपखाना था, नौसेना भी थी। तो कई जो है सेंटर्स छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य में, और ये माना जाता है कि मराठा साम्राज्य जो है चोलों के बाद भारतीय जो साम्राज्य था उसमें मराठा साम्राज्य को जो है उसके नौसैनिक शक्ति के लिए याद किया जाता है, ठीक है। तो कान्होजी आंग्रे बहुत बड़े नाम हुए जो है मराठा नौसेना के इतिहास में। तो शिवाजी की सेना में तोपखाना, नौसेना, और मुख्य जो सेना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की वो घुड़सवार और पैदल सेना थी, ठीक है। तो तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना से मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना बनती थी। हालांकि मुख्य जो सेना थी वो पैदल और घुड़सवार सेना थी, ठीक है। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, तो पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था, ठीक है। और घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो पागा कहा जाता था। तो पैदल सेना पाइक है, घुड़सवार सेना पागा है। और घुड़सवार सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे, बहुत बार पूछा गया। एक तो बरगीर। बरगीर कौन है? तो यह नियमित सेना है, अस्थाई सेना है। इसको जो है घोड़े भी राज्य की तरफ से मिलेंगे, हथियार भी राज्य की तरफ से मिलेंगे। तो घोड़ा और अस्त्र सब राज्य देगा। यह अस्थाई सेना है, यह नियमित सेना है। दूसरे हैं सिलेदार। ये कौन है? ये अनियमित सेना है, युद्ध के समय ये आ जाएंगे और ये अपना घोड़ा भी लाएंगे, अपना अस्त्र शस्त्र भी लाएंगे, इनको केवल वेतन चाहिए। तो अनियमित सेना, इन्हें घोड़े तथा शस्त्र का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था। तो बरगीर कौन है? नियमित सेना है। सिलेदार कौन है? अनियमित सेना है। बरगीर कौन है? तो इन्हें राज्य की तरफ से घोड़ा भी मिलेगा और शस्त्र भी मिलेगा। सिलेदार को क्या? तो इसे न घोड़ा मिलेगा न शस्त्र मिलेगा, इसे घोड़ा और शस्त्र दोनों की व्यवस्था स्वयं करनी है, ठीक है। सरे नौबत समस्त अश्व सेना और पैदल सेना का प्रधान होता था सरे नौबत, ठीक है। हमने देखा ना, सेनापति। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण कराया था। तो छोटी छोटी ऐसे जहाजों को मिला 400 जहाजी बेड़ा था और 2 कमानों, दरिया सारंग और नायक के अधीन ये था, ठीक है। तो नौसेना का प्रमुख क्या कहलाता था? सरखेल कहलाता था। और शिवाजी की सेना में मावले अंगरक्षक थे। तो मावले, अक्सर ये शब्द जो है मराठा साम्राज्य को पढ़ते समय आप सुनेंगे, तो ये जो है सैनिक थे, ठीक है। तो ये सेना हो गई। अब जो है हम राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन जो था वो रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित था, यानी डायरेक्ट किसानों से ही भू राजस्व वसूला जाता था। हालांकि कई जगहों पर जो है जागीरदारी की भी व्यवस्था कायम रही गई, वो पूरी तरह से टूटी नहीं, ठीक है। तो भूमि की इन्होंने पैमाइश किया और 20 काठी को 1 बीघा के बराबर माना गया। पूरे राज्य को 16 इकाइयों में विभक्त किया गया। प्रारंभ में केवल 33% जो है भू राजस्व की वसूली हुई, ठीक है। ये उस दौर में जो है भू राजस्व की वसूली की निम्नतम दर थी। तो 33% जो है भू राजस्व वसूला गया। और जब स्थानीय करों को, कई तरह के करों को हटा दिया गया, तो फिर पैदावार का 40% भू राजस्व वसूला गया। तो इतना भू राजस्व जो है वसूला जाता था। इसके अलावा जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वे मिरासदार कहलाते थे, ठीक है। इन सब करों के अतिरिक्त शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी को भी अपनी आय का प्रमुख साधन माना। तो मराठा साम्राज्य की आय का चौथ और सरदेशमुखी जो है एक महत्वपूर्ण भाग था। हालांकि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठे पानीपत में अकेले पड़ गए और कोई बाहरी शक्ति उनको, मतलब कोई भी जो है स्थानीय ताकत, यानी जाटों ने, सिखों ने, राजपूतों ने उनकी कोई मदद नहीं की, उसमें चौथ भी एक बड़ा कारण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए इसे प्रारंभ किया था, लेकिन इसको एक नियम के रूप में प्रयोग कर लिया गया और ये गलत पड़ गया। हालांकि उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे अलग से। अभी चौथ क्या होता है उसको समझ लें, ठीक है।
तो अभी जो है हम चौथ को समझ लें। तो देखिए, चौथ की परिभाषा को लेकर के विवाद है। विभिन्न इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना था कि मराठा जो है साम्राज्य जो था वो प्रोटेक्शन के रूप में चौथ वसूलता था, यानी कि किसी भी राज्य से जिससे वो चौथ वसूलेगा उससे कहेगा कि भैया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स अब हमारे हाथ में है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी राज्य आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, अंदर से भी राज्य के अगर आपके ऊपर विद्रोह होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें चौथ दीजिए। एक तो परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा यह है कि मराठे ये कहते थे कि हमें अगर चौथ नहीं देगो तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, यानी हमारे आक्रमण से अगर तुम्हें बचना है तो तुमको चौथ देना है। तो ये दो बातें कही जाती है, ठीक है। लेकिन जो चौथ का अर्थ है वो क्या है वो समझ लीजिए। तो ये राज्य की कुल आय का 1/4 होता था। चौथ हिंदी शब्द है चौथ, तो चौथ मतलब राज्य की कुल आय का 1/4। और ये राज्य कौन है? तो अगल बगल के राज्य जो मराठा साम्राज्य के हैं उनसे जो है मराठा साम्राज्य चौथ वसूलता था, ठीक है। और ये कितना होता था? तो उस राज्य की कुल जो वार्षिक आय थी उसका 1/4 होता था। इसे हम चौथ के नाम से जानते हैं। और ये जो है आगे हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो बहुत जगहों से मराठों ने चौथ वसूला। दिल्ली की संधि में जो है मुगलों के 6 प्रांतों में दक्कन के मराठों को चौथ वसूली का अधिकार दिया गया। उड़ीसा से भी मराठों ने चौथ वसूला, ठीक है। अब दूसरा कर था सरदेशमुखी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते थे कि मैं महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुख हूं और इसलिए सरदेशमुखी वसूलना जो है मेरा तो जन्मजात अधिकार है। तो सरदेशमुखी क्या होता था? तो ये राज्य की भूमि कर का 10% होता था, तो कुल भू राजस्व का 10% होता था। ध्यान दीजिए, राज्य की आय में केवल भू राजस्व नहीं होता है। तो सरदेशमुखी जिस राज्य से वसूला जाता था उस राज्य की जो भूमि से राजस्व हुआ था उसका 10% था, लेकिन जो चौथ था उसमें राज्य की सब तरह की आयों को मिलाकर के जितना आय होता था राज्य का, कुल भू राजस्व से हो अन्य करों से हो, सब मिलाकर के 1/4 वसूला जाता था, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जो है हम बात करते हैं न्याय प्रशासन की, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि छत्रपति स्वयं शीर्ष न्यायाधीश थे। सबसे बड़े न्यायाधीश कौन थे? तो छत्रपति ही थे। उनके बाद दूसरा जो पद आता था वो थे न्यायाधीश, और जो है ठीक है। तो छत्रपति सर्वोच्च न्यायाधीश थे और ये न्यायाधीश और पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। शिवाजी के न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो धर्म सभा कहा जाता था, ठीक है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है ना कि जो शासक होता है वो साक्षात विष्णु का अवतार होता है, और इसलिए शासक जब न्याय कर रहा है तो वो धर्म कर रहा है, तो धर्म सभा, ठीक है। और चूंकि उस समय फारसी का बड़ा जोर था तो हुजूर हाजिर मजलिस भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो शिवाजी के नीचे न्यायाधीश का न्यायालय होता था। तो सबसे ऊपर छत्रपति का न्यायालय, फिर जो है न्यायाधीश का न्यायालय, एक प्रकार से हाई कोर्ट न्यायाधीश का न्यायालय, और छत्रपति का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट था। इसके बाद प्रांतीय तथा महाल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस होती थी जिसे सभा कहा जाता था, और ग्राम स्तर पर न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था थी। तो ग्राम स्तर पर अंग्रेजों के आने से पूर्व जो है ग्राम बहुत ही इंडिपेंडेंट रहे हैं और वो अपने आप में जो है आत्मनिर्भर भी रहे हैं, और वहाँ पर जो है हर तरह की व्यवस्था थी। तो न्याय व्यवस्था भी ग्राम स्तर पर पंचायत ही कर लेती थी, यानी ग्राम के लोगों के का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।